Hello guys, today I'm back and I'm here with a new chapter from your physics, which is human eye and a colorful world. So according to the CBSE syllabus, human eye तो पूरा निकल गया है. So we are going to focus, most probably, we are going to focus in colorful world. So for your knowledge, मैंने आपके just knowledge के लिए I have kept this uh, diagram in my PDF. Uh, so ये knowledge is also important जो CBSE ने निकाल दिया है वो भी very important I think मेरे point of view से अगर हम देखने जाए तो now let's discuss on the structure of human eyes. Okay, तो हम सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए उसके बारे में. सो ये जो स्क्रीन ये रेटिना जो लिखा है जिस ये लिखा है उसे हम बोलते हैं स्क्रीन. उसके ऊपर हम इमेज बनती है. ये ऑप्टिक नर्व है. नर्व कोई हमारी आँख में कुछ कोई ऐसे मारने वाला तो वो हमें ब्रेन से हमें मैसेज पास करती है तो हमारी आँख बंद हो जाती है. ओके, दिस हाउ ऑप्टिक नर्व. देन वर्चुअल हार्मोन मतलब ये तो फ्लूइड जैसा होता है कुछ. देन सिलियरी मसल्स वो हमारे खींचते हैं. ये जो येलो येलो दिख रहा है वो लेंस को बड़ा छोटा करने में हेल्प करता है. पता है कभी कभी ज़्यादा लाइट आ जाती है तो हमारी आँख में जो ब्लैक कलर की जो ऑर्गन है मतलब पार्ट है वो छोटा हो जाता है और जब नॉर्मल हो जाती है तब इट बिकम नॉर्मल. सो ये काम सिलियरी मसल करता है. देन क्रिस्टलाइन लेंस लेंस होता है हमारे में हमारी आइज में. ह्यूमर होता है ह्यूमर एक्वस ह्यूमर. प्यूपिल आइरिश आइरिस ये वाला पार्ट दिस आइरिस वो आइरिश प्यूपिल को होल्ड करता है. और कॉर्निया कॉर्निया तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया उसे सपोर्ट करता है. हाँ, प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे काम होता है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो मज़ा आया. ये नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा. और ऐसा हो तो मैं आई मेक अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो स्पेशली ह्यूमन आई के नॉलेज के लिए मैं रखूँगी जिसको डॉक्टर बनना है आई डॉक्टर बनना है. तो हम जहाँ हमारा टॉपिक शुरू होता है वहाँ से ही हम चालू करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो मैंने डायरेक्ट इधर से नोट्स बनाई है आपके लिए. ये आपको दिखाना नहीं चाहिए, मैं दिखा देती हूँ तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए. ओके, the prism has two rectangular bases and three rectangular lateral surfaces. तो अगर हम प्रिज्म को देखने जाए तो इट हैज़ टू रेक्टेंगुलर भी वो आपको समझ में नहीं आएगा. वेट just wait a second. दिस अ ये क्या है? एक ट्राइंगल. ये क्या है? ये साइड का मैंने ये वाले कलर से बनाया. देन वो साइड का मैं वो वाले कलर से बनाया. ओके, सो लाइक टेंट जैसा होता है प्रिज्म. तो उसके इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उसके दो रेक्टेंगुलर बेस होते हैं. सॉरी, ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं. तो ये वाले तीन रेक्टेंगुलर होते हैं. ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तो ये वाला रेक्टेंगल है. इट्स नॉट अ ट्रायंगल, इट्स अ रेक्टेंगल. ओके,
और अभी मैं लेती हूँ ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर से हम उसके अपोजिट वाला निकालेंगे, ये वाला। कुछ बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ड्राइंग में बहुत मैं ड्राइंग करती हूँ। ओके, सो ये वाला समझ में आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और अभी मैं पर्पल कलर से कर रही हूँ, वो भी एक रेक्टेंगल है। ओके, सो और अब ट्राइंगल आई एम डूइंग विथ रेड। ट्राइंगल इज अ रेड कलर। देखो पर्पल में जाके पिंक हो गया, और ग्रीन में तो ऑरेंज जैसा हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा करने की ट्राई करती हूँ डार्क। यस, नाउ इट्स विजिबल। नो, इट्स नॉट विजिबल येट। ओके, लेट्स फॉरगेट इट ऑफ। समझ में आ गया आपको, आई थिंक सो। एंड लेट्स टेक अ ब्लू कलर। ग्रीन हो जाएगा येलो में, आई नो। टेंट जैसा है, टेंट समझ लेना। So how pretty it's looking, you know? I like it very much. तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर बेसिस तो नहीं बोल सकते। आई हैव रॉन्ग, मैंने ये रॉन्ग लिखा है, मुझे लगता है कि बेस नहीं बोल सकते हम लोग। एक मिनट, ये मैं निकाल लीजिए। ओके, अरे now I think it's perfect. I think you guys can imagine now. I think I should save it, right? Oh, okay. I have saved it. It's looking good. Now let me erase it off. मैं टाइम पास कर मुझे लग रहा है, तो आप भगा लेना थोड़ा वीडियो। तो अभी हम देख रहे हैं कि दिस सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। सो जो वो सरफेस थी, ये जो सरफेस थी वो सारी एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। ओके, तो दे आर इंक्लाइन मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में है। ओके, देन अभी क्या लिखा है, इंक्लाइन लिखा हमने पढ़ा। अभी अरे यार, इंक्लाइन पढ़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं? ये वाले पार्ट को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। मैंने ड्रॉ किया वो दिखा सबको? ये वाला पार्ट को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये वाले पार्ट को भी वी कैन से दिस आल्सो, इसको भी बोल सकते हैं दिस आल्सो, ये भी और ये भी। दे आर ऑल कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, दिस इज अ प्रिज्म। सिर्फ उसकी एक 1D इमेज ही बनाई है, 1 डायमेंशनल ही दिखाई है। तो 1 डायमेंशन में ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ह्यूमनाइज निकाल दिया, तो ये आई कैन गारंटी यू कि ये वाला आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान रख लो।
ट्राइंगल, सो ये वाली सन की रे और वॉट एवर रे हम जो पास कर रहे हैं, तो उसका रियल पथ था ये। हमने रिफ्रैक्शन तो देखा, लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो गया इधर, रिफ्लेक्ट होने के बाद इट मूव्स लाइक दिस, तो हमें वो तो पता ही है। देन तो इधर जो नॉर्मल होगा, इधर नॉर्मल होगी, तो उधर के नॉर्मल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर वाले को इधर वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम वे ये वाला एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और एंगल ऑफ डिविएशन मतलब जहाँ पे जो ओरिजिनल पथ था और जो वर्चुअल पथ था, द एंगल एंगल ऑफ डिविएशन बनेगा, मतलब ये वाला जो एंगल है दिस, द एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे ये वाली और इमर्जेंट रे ये वाली, दोनों जहाँ पे टकराएगी वो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिविएशन। डिस्पर्सन कैसे होगा, अब देखते हैं डिस्पर्सन कैसे होगा। तो dispersion of for white light by the prism. So white light, एक लाइट हम इधर रखेंगे तो it will deviate into different colors. I think I should show you guys. Just wait a second. Okay, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, ये वाले पे ही दिखा देती हूँ। Okay, मुझे अब समझ में आया that I should show you on this diagram only. So पहले रेड वाला कलर होगा, ये वाला रेड है। सॉरी, आप तो नहीं देख सकते। दिस वन इज रेड कलर, ऐसे होगा, बाद में होगा ऑरेंज, थोड़ा येलो सा दिख रहा है लेकिन समझ लो तो। ऑरेंज कलर, येलो वाला डिफरेंट कलर होता है, यू नो। अरे यार, ये क्या हो रहा है। नहीं, ये कलर्स दिखाने इट वाज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम वेस्टिंग द टाइम। एक्चुअली आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइस। लाइट ग्रीन आई थिंक लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। ये वाला ले लो, लाइट ग्रीन। अच्छे से करके दिखाना है ना, इसलिए। सरप्राइज! तो मैंने रिकॉर्डिंग पोज कर दी थी सो दैट आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो मैंने रिकॉर्डिंग पोज करके आपको बना के दिया। सो यू कैन सी दैट रेड कलर पहले आएगा रेनबो कलर्स में, जो वाइट रे होगी। This one would be a white ray. So let me draw it. No, I think I can't draw it because white पे white नहीं हो सकता. Okay, okay. Let me leave it. So समझ लो कि ये वाली white light है, white light. तो ये refract होके ऐसे बन गए prism में. So just something like that. Okay. So inclined refracted surface of glass prism showing exciting phenomenon, splitting of white light into band of color. So the inclined surface है जो हमारा प्रिज्म, हमारा जो प्रिज्म है उसकी surface is producing some phenomena.
and that phenomena is called splitting of white light into band of color. अरे एक मिनट ओके सो नहीं हो रहा हाईलाइट splitting of white light into band of color. So Vibgyor, तो हमने देखा था, let me show you. तो इसमें Vibgyor मतलब ये वाला वायलेट, बाद में ब्लू, सॉरी आई वाला मतलब आई वाला हम क्या बोलते हैं, आई थिंक ओके चलो मुझे याद नहीं आ रहा. Indigo, yeah, indigo, then blue, then green, yellow, orange, red, okay? Done? Yes. Splitting of light. अभी band of color, ये वाला हमने नहीं पढ़ा कि band of color component of light beam is called spectrum. ये जो बैंड था इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. We call it spectrum. और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, एक लाइट से बहुत सारी लाइट में स्प्लिट होना is called dispersion. Dispersion. Okay, the different component color of light band at different angle with respect to incident. Okay, so different light सबके डिपेंड करता है उनके कलर पे, वो लोग बैंड होता है उनकी इंसिडेंट एंगल पे. तो रेड लाइट जो होती है उसकी लीस्ट ऑफ ओके रेड कलर बैंड्स द लीस्ट वाइल वायलेट कलर मोस्ट. दिखा सबको, रेड कलर सबसे कम बैंड हुई देखी, वायलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड हुई देखी. कैन यू सी गाइस, दिस रेड कलर सबसे कम बैंड हुई, वायलेट कलर सबसे ज्यादा. आइजैक न्यूटन जानते हैं आप? आइजैक न्यूटन को ऑब्वियसली आप जानते होंगे. सो आइजैक न्यूटन, he was the first who obtained spectrum of sunlight by using glass prism. So spectrum means क्या था? A band of color component of light beam. A band of color component of light beam. So he was the first who obtained the band of color from sunlight by using a glass prism. So he did this experiment. He tried to split the spectrum of two white more by using another prism. So he thought that if a rainbow of light is, अगर white ray इधर से आ रही है और band of color में split हो रही है, then if I'll keep मतलब मैं अगर हमारे जो प्रिज्म है उनको उल्टा रखूं तो फिर से वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी. So he invented the experiment on this. He repeat the experiment using second prism in inverted position with respect to the first prism. Allowed all the color of spectrum to pass through the second prism. He found white light emerge on the another side of second prism. So you can see. Okay. So एक white light इधर से आई तो वो बैंड ऑफ कलर में कन्वर्ट हुई. बैंड ऑफ कलर, वो जो प्रिज्म दूसरा प्रिज्म गया उसे उल्टा रखा, उल्टे रखने के बाद जो बैंड था कलर का वो इधर से रिफ्रैक्ट होके
फिर से वन लाइट में कन्वर्ट हो गई. Then he concluded that sun is made up of 7 visible colors. I'm sorry. Yeah. The sun is made up of 7 visible colors. The sun is made up of this many colors. Okay. With your violet, indigo, blue, green, yellow, orange. ये color से it was formed. Then rainbow. We'll see what a rainbow is. It is a spectrum of sun in nature. वो भी एक spectrum ही है. मतलब वो स्पेक्ट्रम बनाता है. इट इज अ बैंड ऑफ लाइट. तो हमने क्या पढ़ा? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ colored component of light. Okay. So रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो सन की वाइट रे से डिस्पर्स होता है. और वो भी अभी प्रिज्म कौन से? तो सन की वाइट लाइट तो होगी. अभी प्रिज्म के जैसे कौन एक्ट करता है सबसे? एटमोस्फियर में. तो प्रिज्म के जैसे एक्ट करते हैं. रेनबो हमेशा ग्रीन हो जाता है. रेनबो हमेशा कब होता है? जब रेनी सीजन हो तब. तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. तो जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो प्रिज्म की तरह वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट करते हैं और उधर से रिफ्लेक्ट करते हैं और 7 कलर्स फॉर्म करते हैं जिसे वी आर एबल टू सी रेनबो. तो आज हमें पता चला, हम बचपन से रेनबो देख के इतना खुश होते थे. तो आपको आज पता चला कि रेनबो कैसे बनता है. तो इवन यू कैन मेक इट एट योर होम, राइट? इजंट इट? ओके. वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्लीज. देखो ये हाईलाइट भी किया है मैंने. हाँ वो थोड़ा. इट रिफ्लेक्ट एंड डिस्पोज इंसिडेंटली. रिफ्लेक्ट करता है और डिस्पोज करता है इंसिडेंटली. देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. एक बार रिफ्लेक्ट करता है, ये एक ही बार रिफ्लेक्ट करता है और ये दूसरी बार. 2 टाइम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन प्रिज्म. और इसमें भी 2 टाइम्स ही होता है. सॉरी, इसमें 3 टाइम्स होता है. So due to dispersal, internal reflection of light, different color reaches to observer. हाँ, रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है. ओके, so just highlight this point. Red color appears on top and violet color at bottom. वो तो हमें पता है. So ये वाली फिगर में सन की रे आगे इधर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, इधर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इधर तीसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ. तो 3 टाइम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन टेक्स प्लेस. इधर डिस्पर्शन चालू हो ही जाता है. इधर इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस और इधर से फिर से कलर की बैंड ही है. ओके. ये हाँ, दिस इज द रेन ड्रॉप. पानी की बूंद, बारिश की पानी की बूंद. Okay, so we are going on a new topic, which is atmospheric refraction. Atmospheric refraction क्या होता है? और हाँ, और एक चीज मुझे आपको बतानी थी. ओके, वो हम बाद में देख लेंगे. पहले देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में we are having so many layers, right? Stratosphere, mesosphere, troposphere, exosphere. I think these all are there. हाँ, yes. So ये सारे
एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है उनके थ्रू रिफ्रैक्शन जो होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो एग्जांपल्स हम पढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा रेड कलर जो रिफ्रैक्ट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर हैज मोर वेवलेंथ। एक मिनट। रेड कलर उसकी है मोर वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ। और वैलेट कलर, आई एम सो सॉरी, सो देखो वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ, ऐसा हम याद रख सकते। तो ये था हमारा वेवलेंथ के बारे में। अरे यार ये बहुत मिस्टेक हो रही है, मैं ना माउस से लिख नहीं पाती। ओके, दिस इज द वेवलेंथ। रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और पर्पल वायलेट कलर की सबसे कम होती है। तो अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो उसकी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और वायलेट कलर की सबसे ज़्यादा होती है। ये अब याद मत रखना क्योंकि भूल जाओगे आप। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो एप्लीकेशन है वो हमें एग्जाम्पल्स में बहुत यूजफुल होगा। तो रिमेंबर कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोस्ट, सबसे ज़्यादा रेड कलर की वेवलेंथ और सबसे कम वायलेट कलर की होती है। नाउ डिस्पर्सन की हम अगर दूसरी डेफिनेशन अगर देखने जाए तो डिस्पर्सन की दूसरी डेफिनेशन आई हैव कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। ओके, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वो तो हमें पता है, डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। और स्पेक्ट्रम मतलब भी हमें पता है। स्पेक्ट्रम मतलब यू कैन सी हियर कि द बैंड ऑफ लाइट, बैंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइट, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट। अटपटी सी थोड़ी है डेफिनेशन लेकिन फिर भी। ओके, सो अपैरेंट स्टार पोजीशन, तो इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार। अपैरेंट मतलब नकली वाली पोजीशन, जो हमें दिखती है वो वाली पोजीशन। तो स्टार की अपैरेंट पोजीशन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से स्टार की हमें अपैरेंट पोजीशन दिखती है। Temperature and density of different layer of atmosphere keeps varying, hence we have different media. So temperature, atmosphere का temperature change होता है, density change होती है, इसके different layers होते हैं, change होता रहता है सब, गैस कम होता है, बढ़ता है, एंड रेनी होता है कभी एटमॉस्फेयर, कभी हॉट होता है। सो इट डिपेंड्स। सो डिफरेंट मीडियम्स है, हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स है। तो डिस्टिंक्ट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो स्टार से एक रे, स्टार अर्थ से बहुत दूर होता है, तो स्टार्स एक सोर्स ऑफ लाइट की, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है। पॉइंट मतलब लाइक पॉइंट ही होगा, लेकिन समझो ये वाला पॉइंट, पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इतना इतना पॉइंट जैसे सोर्स, एक ही लाइट रे आती है सन से, स्टार से, वो भी सन की वजह से वो रिफ्रैक्ट करता है इसलिए। तो व्हेन
Starlight enters Earth's atmosphere. It undergoes refraction continuously. तो रिफ्लेक्शन होता रहता है. अंडरगोज मतलब देखो ये हमारा अर्थ, इसके एटमॉस्फेयर में इधर है, ये कोई एक चीज इधर है, इधर है, इधर है, इधर है. एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारी चीजें से रखी होती है, होती है. तो ये स्टार है, स्टार की रे, नहीं सॉरी, ये वाला स्टार है. स्टार की रे इधर है, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई, इधर टकराई. मतलब इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन छोटा छोटा ये होता है. मतलब इधर से अगर रे आ रही है एटमॉस्फेयर में, इधर से तो सीधी आएगी, बट एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ऐसे सीधी रहेगी, थोड़ी सी नॉर्मल स्कैटरिंग होता है. ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जाता है. एक्सोस्फीयर में तो रेयर मीडियम होता है, हमें पता है इधर वाला, लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा डेंसर होता है उससे, तो इट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की टुवर्ड्स बैंड हो जाती है. स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. सपोज इधर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये हमारी नॉर्मल रे होगी, तो नॉर्मल रे की तरफ बैंड हो जाती है, तो इधर आ गई. ओके, तो यही याद रखना है कि star is very far from us and uh, exosphere is less denser than atmosphere of our earth. So when light enters, star is a point size light source. Okay, we will write that star is a point size light source. A ray of light coming from star goes from rare medium to denser. So due to this, refractive index changes. So as it moves from rare to denser, it moves towards normal. Due to apparent position of stars in different forms, actual. So this creates apparent position. Refraction की वजह से apparently the human are able to see the apparent position of star, which means they appear higher than actual position. So we can draw this diagram. It's a nice diagram. अब ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों होता है? बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अगर स्टार जैसे इधर से आ रहा है तो बादल होंगे, तो कुछ बादल होंगे तो वो ट्विंकल कैसे होता है? ऐसे ट्विंकल ट्विंकल होता है, राइट? लाइट डार्क होता है. तो लाइट स्टार की जो रे आती है तो वो अलग अलग डेंसिटी के एटमॉस्फेयर की अलग अलग डेंसिटी से गुजरती है. तो कभी डेंसिटी ज़्यादा तो लाइट रे लाइट हो जाती है, लाइट मतलब लाइट हो जाती है, हाँ. और जब डेंसिटी कम होती है तो कभी मीडियम रहती है या फिर लाइट डार्क हो जाती है. तो उसकी वजह से वो ट्विंकल होता है, कभी लाइट कभी डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क. तो इसलिए हमें लगता है कि वो ट्विंकल हो रहा है. तो ये एक कॉमन सी चीज है. इट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, so point source of light की तरह act करता है. As a beam of starlight keeps deviating from its path, deviate होती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, उसके पथ में वो deviate होती है. Apparent position of star keeps on changing. तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है, apparent position, because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. उस अर्थ का एटमोस्फियर स्टेशनरी नहीं होता, वो चेंज होता है एयर के साथ.
एयर जैसे मूव होती है तो एटमोसफियर भी चेंज होता है. तो hence the amount of light enter our eyes fluctuate sometimes bright and sometimes faint. Okay, so light कभी bright हो जाता है, कभी faint होता है. This is called twinkling effect of star. Okay. So guys, मैंने आपके लिए ये वाला GIF रखा है. So इसमें यू कैन सी दैट ये लाइट रे आ रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि एटमोसफियर जब चेंज होता है तो कभी डेंस होता है एटमोसफियर तो लाइट रे लाइट हो जाती है, कभी लेस डेंस होता है तो वो लाइट रे ब्राइट हो जाती है. इसी तरह से हम ट्विंकल होता हुआ दिखता है. So let me show the twinkling of star वाला. See guys, ये वाला बहुत अच्छा इमेज है, मुझे ये वाला इमेज मिला तो आई थॉट कि आपको दिखाना चाहिए. तो ये वाली एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार की, ये वाली राइट. सो ये इधर से स्टार की जो रे आती है तो वो इधर एटमॉस्फेयर, ये वाला सन अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इधर से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, स्टार रिफ्रैक्ट. सो हमें वो स्टार थोड़ा सा अपर दिखता है, अपसाइड दिखता है. So this is the apparent position of star वाला एग्जाम्पल. एंड देन कभी कभी सन की रे सॉरी स्टार की रे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं इधर एटमॉस्फेयर में, ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो उधर टकराते हैं. तो टकराते हैं तो थोड़ी सी डेंसिटी में चेंज आता है, कलर में चेंज होता है, वो थोड़ा ब्राइट होता है, थोड़ा लाइट हो जाता है, ब्राइट देन अगेन. तो उसकी वजह से हम ट्विंकलिंग होता है. ओके. सो ये वाला रियल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है. तो आई होप दैट आप देख सकते हो दैट सी ये ट्विंकल हो रहा है ऑल द, ये रियल वाला है इन द स्काई. तो देख सकते हो. ओके. So let's start with our session again. समझ में आया? Now let's move forward. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है. Why do planet do not twinkle? Planet twinkle क्यों नहीं होते? Planet are closer to Earth. तो उसका रीजन क्या है? Planet are closer to Earth are seen as extended source of light. That is collection of large number of points. तो वो एक रे ऑफ लाइट को अर्थ पे नहीं भेजते, वो बहुत सारी रे ऑफ लाइट को भेजते हैं. कलेक्शन ऑफ लाइट्स फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स, वो बहुत बड़ा होता है तो सारे पॉइंट्स से अपनी रे भेजते हैं. So this all individual point source will nullify the twinkling effect. So ये सारी रे आएगी तो वो will nullify, it will not create a twinkling effect. Nullify मतलब create. Advance sunrise and delay sunset. अभी आप टेंशन मत लो, थोड़ा ही है, खत्म हो जाएगा, शांति से पढ़ते हैं. इट इज ऑल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों, कब, कैसे होता है, क्यों, कब, कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो हम तो एग्जाम्पल देख ही रहे, तो हमें तो पता ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. So because because of this sun is visible, atmospheric reflection की वजह से sun is visible 2 minutes earlier than the actual sunrise. तो अभी एक्चुअल सनराइज इधर सन होता है, पहले एक्चुअल सन इधर होता है, 2 मिनट पहले वो इधर हॉरिजॉन पे आने से पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है. And also 2 minutes after the actual sunset. सनसेट अगर सन इधर होता है तो उससे पहले ही हमें सनसेट दिखने लगता है. तो ये क्यों होता है? Apparent flattering of light sun's disk at sunset.
एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये भी सिंपल एप्लीकेशन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन की पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन हमें दिखती है। सो ओरिजिनल पोजीशन सन की इधर होती है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें इधर दिखती है। और कभी सनसेट नहीं हुआ होता है, फिर भी रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सनसेट हो गया है ऐसा दिखता है। ओनली 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। सो अभी हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 9th में पढ़ा होगा आपने, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला याद है किसी को? Okay. So when a beam of light strikes a minute particle of Earth's atmosphere, suspended particle of dust and molecule of air, the path of beam become visible. So let me draw. ये वाले, oh my God, this is so big particle, isn't it? Yes. So ये वाले all are the particles. ये सारे particles are you able to see? हाँ. Now let me pass a ray. मैं रे पास कर रही हूँ। कौन से कलर की? रेड कलर। इधर से रे आई, इधर टकराई और चली गई इधर। दूसरी रे थी वो इधर आई, इधर टकराई तो चली गई इधर। इधर फिर से टकराई तो चली गई इधर, और इधर टकराई तो इधर चली गई। मतलब ऐसे होता है। इधर आई तो लाइट इधर, तो रे ऑफ लाइट तो इधर एक ही डायरेक्शन से आने वाली है। तो ऐसे दे स्कैटर, मतलब फैल जाती है पूरी लाइट। ओके, दिस इज द टिंडल इफेक्ट। तो मैं अभी ये बॉक्स बना के दिखाती हूँ। दिस इज द टिंडल इफेक्ट। नाउ सी, व्हेन अ बीम व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, माइनर पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। तो ये वाला सेंटेंस तो मैंने पढ़ा कि जब भी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टकराती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका पथ स्कैटर हो जाता है। स्कैटर मतलब फैल जाना। The phenomena of scattering of light by a colloidal particle gives rise to Tyndall effect. Okay, the phenomena of scattering of light due to colloidal solution uh, gives rise to Tyndall effect. It can be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. So, 9th में सुना ही होगा, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में जाती है, बाद में डार्क रूम में सन की रे आती है तभी भी दिखता है। देन द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अभी लाइट, स्कैटर लाइट का कलर भी डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज पे। सो दिस इज समथिंग न्यू वी गोना लर्न, नॉट लर्निंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। वेरी फाइन पार्टिकल है। अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो स्कैटर मेनली ब्लू कलर, बहुत छोटे, ये वाला बहुत काम का है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारा मतलब ये भी इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई साइड। मेरी साइड से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, यू वांट पढ़ोगे ही ना क्यों? यू कैन एंड यू विल। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। If they are minor particles, see I am drawing it over here. They are so minor particles. Can you see? Yes. तो वो ब्लू कलर होते हैं।
ब्लू कलर बनाते हैं, लाइट जब स्कैटर होती है तो ब्लू कलर। और देन थोड़े से बड़े बनाते हैं, तो लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट रे ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो वो थोड़ी सी और बड़े वेवलेंथ हो जाती है उसकी। ओके, तो ये थोड़े और बड़े बड़े वाले रेड वाले और उससे भी बड़े। तो वेरी लार्ज पार्टिकल्स ये ऐसे ये वाले, तो वो वाइट कलर दिखाते हैं, रेड कलर और ये वाला। तो ये वाला टेबल अगर याद रख लिया ना तो सब कुछ आ गया ये वाला चैप्टर, सब कुछ मतलब सब कुछ आ गया। तो याद रखो, बहुत छोटे वाले पार्टिकल्स तो ब्लू, देन उससे एक मिनट, बहुत छोटे वाले पार्टिकल्स तो ब्लू कलर का होगा, उससे थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स तो रेड कलर की वेवलेंथ होगी, और बहुत बहुत बड़े वाले पार्टिकल्स होगी तो व्हाइट कलर की। तो उसकी जैसे जैसे पार्टिकल्स की साइज बढ़ती है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। तो रेड कलर है लॉन्गर वेवलेंथ, तो इट विल फॉर्म रेड कलर। और ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, छोटे वाले पार्टिकल्स कम वेवलेंथ वाले, लाइट स्कैटर करते कम वेवलेंथ वाले, तो वो ब्लू कलर में दिखे। तो व्हाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं? साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज वेरी लार्ज, वाटर ड्रॉपलेट की साइज कैसी है? बहुत बड़ी, ये वाली साइज, ये वाली। Hence scatter all wavelength of light almost equally. तो सारी लाइट, आपको पता है कि सारे कलर्स जो हमारा विबग्योर जो हमारा है, तो वो सारे कलर्स को अगर हम मिक्स करें तो यू विल गेट अ वाइट कलर। सारे कलर्स जो हमारे नेचर में है, जो उसको मिक्स करें तो हमें कौन से कलर्स मिलेंगे? कौन सा कलर मिलेगा? वाइट मिलेगा। तो वो सारी फ्रीक्वेंसी सारी वेवलेंथ के कलर्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हमें क्लाउड वाइट कलर का दिखता है, बिकॉज वाइट कलर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कलर्स। वाइट कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर आर स्मॉलर। एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और उनसे फाइन पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, फाइन ही मिलते हैं, कम छोटे छोटे। एंड साइज have a size smaller than a wavelength of visible light. उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, since the blue light has shorter wavelength, blue light has shorter wavelength than red, hence it will scatter the most. तो ब्लू वाला कलर इसीलिए दिखता है कि एटमॉस्फेयर में हमेशा छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। So let me clear it. समझ में आया? ओके, तो इधर से तो हमारा क्वेश्चन आंसर चालू हो जाते हैं। Question answer I am not going to do. So according to Relay was a scientist. So Relay scattering, उनकी scattering वाला experiment से we can get that scattering of light. 9th में वैसे ये आया है साउंड वाले चैप्टर में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अल्फा अपॉन 1 अपॉन लैम्बडा, दिस इज कॉल्ड लैम्बडा, वेवलेंथ की क्या ऐसा ही वेवलेंथ को लैम्बडा बोलते हैं, अपॉन 4। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये है। वैसे ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट गिवन एनसीईआरटी आपको पता नहीं, फॉर योर नॉलेज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ये वाला इंक्रीज होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज होती है।
तो वेवलेंथ इंक्रीज, स्कैटरिंग डिक्रीज। ये भी याद रखना है कि स्कैटरिंग इंक्रीज, तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है हमें पता है, और ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो स्कैटरिंग, जिसकी कम वेवलेंथ वो ज्यादा स्कैटर करेगा, और जिसकी ज्यादा वेवलेंथ वो कम स्कैटर करेगा। वैसे ही हमने आगे पढ़ा था, we have studied further रेड कलर डिस्पर्स ज्यादा होगा, हमने पढ़ा था इधर। ओके, वेरेवर वी हैव लर्न कि रेड कलर सबसे ज्यादा सबसे कम बैंड होगा, और ब्लू कलर सबसे ज्यादा, और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड होगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ये पीडीएफ आई होप कि आपको अच्छी लगी, और ये सेशन में मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला, और क्वेश्चन आंसर्स है। आई थिंक मैं आपको दूसरे सेशन में ही करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर। तो इसके ये वाला आपका होमवर्क है। ओके, ये वाला होमवर्क देख लो, शॉर्ट तक देख लो अभी, देन आई विल शो यू लास्ट वन। Take a screenshot within 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let me show you ये वाला. I'm going to show you again the short and long. Now just take a screenshot again. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here I am. और इसमें जो ह्यूमन आई वाले क्वेश्चन है, इट्स नॉट नेसेसरी, वो आपको नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। एंड आपको कमेंट में मुझे आंसर टाइप करके लिख के देना है कमेंट बॉक्स में, और अगर यूज एनी अदर ऐप और कुछ भी करके मुझे कमेंट करो, बस मुझे यही चाहिए, कमेंट करो बच्चों बस। ओके, सो सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू।